ये कहानी भानुमति और भुवन की है। वह बांस की टोकरी बनाया करते थे। उन्हें बेचकर किसी तरह वह अपना गुजारा कर रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, राजू और रंजू। दोनों पास ही के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। गरीब होने की वजह से स्कूल के बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। आ गए जी, कुछ मिला खाने को? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। मुझसे इनकी ये हालत और नहीं देखी जाती। शाम को मंदिर से थोड़ा प्रसाद मिला था, वही खिला के सुलाया है आज। कैसे चलेगा इस तरह? पता नहीं ये दुख के दिन कब खत्म होंगे। अब तो प्रभु आपका ही सहारा है। प्लास्टिक आ जाने से बांस की टोकरी अब कोई नहीं लेता। आज भी खाली हाथ आया हूँ। क्या बात है भानुमति, सुबह सुबह यहाँ? एक तो रात भर तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं और सुबह तुम दरवाजा पीटने लगती हो। क्या इरादा है? क्यों शांति से नहीं रहने दे रहे हो? वो बच्चे कल से भूखे हैं, इसलिए रो रहे हैं। कुछ आटा है तो दे दो ना बहन, घर में आते ही लौटा दूंगी। देखो भानुमति, तुम लोग किसी और के घर जाकर भीख मांगो। उसमें तुम्हारे बच्चे जब भीख मांगेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इस तरह कितना दिन चलता रहेगा? 4 बासी रोटी है, ले जाओ, कुत्तों को आज नहीं दूंगी। भानुमति आंखों में आंसू और हाथ में रोटी लिए घर पहुंचती है। बच्चों को रोटी में नमक लगाकर खिलाकर उन्हें स्कूल भेज देती है। ए राजू, जूते नहीं है क्या? पापा से बोलकर बांस के जूते बनवा लिया कर, यूनिक रहेगा। अच्छा, इसके पापा आर्टिस्ट हैं क्या? तुझे नहीं पता? अरे गली गली में शोर है, राजू के पापा बंसोर है। राजू और रंजू कौन है? दोनों स्टेज पर आओ। तुम लोग 6 महीने से फीस नहीं भरे हो। मैले कुचैले ड्रेस क्यों पहन कर आए हो? और जूते कहाँ हैं? तुम्हें मालूम है ना कि चप्पल यहाँ अलाउ नहीं है? जी सर, हमें मालूम है कि चप्पल अलाउ नहीं है यहाँ, लेकिन हमारे पापा बहुत गरीब हैं। उनके पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए। और तुम्हारा रंजू, तुमने क्यों नहीं पहने जूते? ड्रेस में प्रेस भी नहीं किया हुआ है। तुम दोनों के पास प्रॉपर किताब भी नहीं है। जी सर, राजू मेरे भैया हैं, हम दोनों के पिताजी एक ही हैं। देखो बच्चों, ये एक प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं जिसको फुलफिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों स्कूल नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। पापा से कहना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में नाम लिखवा लें। स्कूल से दोनों को टीसी देकर निकाल दिया जाता है। राजू और रंजू दोनों रोते रोते घर पर आते हैं। शाम में जब भुवन आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अरे ऐसे कैसे कोई टीसी दे देगा? कल मैं तुम्हारे स्कूल चलूंगा। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर, मैं राजू और रंजू का पिताजी हूँ। सर, पैसे की कुछ तंगी है, इंतजाम होते ही दे दूंगा। अच्छा, तो तुम ही राजू और रंजू के पिताजी हो। आज तक कभी भी तुम्हारी फीस टाइम पर स्कूल को नहीं मिली। तुम्हारे बच्चे का पहनावा जोकर जैसा है। पैर में चप्पल, जूता कभी नहीं पहन के आए। फटे पुराने बिना प्रेस किए हुए कपड़े, ऐसा हमारे स्कूल में नहीं चलता। तो आप कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल देख लो। मैंने उन्हें टीसी दे दी है। गार्ड, इन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दो। प्रिंसिपल की बेइज्जती की आहट से भुवन सड़क पर जा रहा था। किसी ट्रक वाले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से भुवन की उसी समय मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसके शरीर को हॉस्पिटल पहुंचवा देती है, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। किसी ने भानुमति को आकर भुवन के एक्सीडेंट के बारे में बताया। वह अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां भुवन को मरा हुआ देखकर भानुमति जोर जोर से रोने लगती है। भुवन के जाने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। भानुमति, आज भुवन को मरे 3 महीने हो गए। अब तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। क्या होगा? रोज तुम्हारे यहाँ उधारी वाले गाली गलौज करते हैं। तुम आज किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। आखिर में भानुमति बच्चों के साथ नानी के घर जाने का फैसला करती है। नानी का इतना बड़ा घर है, लगता है कभी हवेली रही होगी। क्या हमारे नाना जी इतना अमीर थे? हाँ बेटा, लेकिन तेरे नाना जी के पिताजी और तेरे नाना कुछ काम नहीं कर सके और बेच बेच कर जिंदगी चलाई।
दोनों के जाने के बाद नानी यहाँ रहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तो अब ये सिर्फ खंडहर हवेली ही हमारे पास है। दिवाली आ रही है, इस बार हम नाना जी की इस हवेली को साफ सफाई कर दीप जलाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बड़ी हवेली को साफ करने में 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। ठीक है माँ, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। राजू को साफ करते करते तीसरे दिन हवेली में एक कमरा मिलता है जिसमें ताला लगा हुआ था। राजू आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, वो बंद कमरा जो पीछे है, उसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो कमरा मैंने आज तक खुलते हुए नहीं देखा। उनके बाद इस कमरे को किसी ने नहीं खोला है। तेरी नानी ही रखती थी चाबी। राजू और रंजू दोनों मिलकर उस कमरे के ऊपर के जालों को साफ कर रहे थे। तभी नानी रंजू को ऊपर से फिसलवा देती है। रंजू दरवाजे के चौखट में लगे हिरन का सींग पकड़ते हुए नीचे गिर गई। तभी दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। रंजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, ये दरवाजा तो अपने आप खुल रहा है। अरे हाँ, सही कहा तूने। आओ चलकर अंदर देखते हैं। रंजू, तुम दौड़कर टॉर्च ले आओ, अंदर बहुत अंधेरा है। ठीक है भैया, मैं अभी लाई। ये लो टॉर्च, चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या है। भैया, बहुत अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है, कोई भूत प्रेत ना हो। जितना जल्दी हो यहाँ से चलो। अरे क्यों डर रही है? और मुझे भी डरा रही है। चुपचाप मेरे पीछे चलती आओ। भैया, क्या है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। वो देखो सामने क्या है। माँ, माँ जल्दी आओ। बाप रे, कितना सारा खजाना। अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे कहाँ हो तुम दोनों? कमरा कैसे खुला? इसमें तो ताला लगा हुआ था। माँ, कमरे में आओ, मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ। देखो, इस कमरे के अंदर हमें क्या मिला है। शायद एक खजाना हमारे पुरखों ने जमा किया हो, ताकि हम लोगों का जब ऐसा दिन आए तो ये खजाना हमारे काम आए। इसीलिए शायद मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से उन्होंने इसे छिपा कर रखा। हाँ माँ, अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। हाँ भैया, वो भी तीनों टाइम। अब हमें स्कूल फीस भरने के लिए कोई भी मास्टर साहब सभी के सामने बेइज्जत नहीं करेंगे। हम भी अब त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनेंगे। मुझे भी फुल पैंट और शर्ट के साथ एक कोट लेना है। ठीक है, जो लेना होगा ले लेना। पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली को इस दिवाली में रंग रोगन कर दीपों से सजाया जाता है। बगल में रहने वाली मंथरा काकी हवेली को चमकता दमकता देख और बच्चों एवं भानुमति के पहनावे को देख जल जाती हैं और अपने पति जगदेव से कहती हैं, कुछ देखा आपने जी? कुछ नोटिस किया कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या नोटिस करना था? तुम्हें क्या दिखेगा? पड़ोसी कुछ भी करें, तुम्हें क्या मतलब? तुम नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे। अगर मेरी कोई कमी हो तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगी। अरे, भानुमति अपने बच्चों के साथ मायके आई है तो अपने साथ धन संपत्ति भी लाई होगी। हाँ, तुम्हें तो मेरे सिवा सब अच्छे ही दिखते हैं। जब भानुमति आई थी तो लगता है मैंने देखा नहीं था कि किस तरह के फटे कपड़े पहने थे उसके बच्चे ने, और आज यहाँ उसको खजाना मिल गया। रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंथरा से रहा नहीं जाता। वह अपने भाई जगदीश उर्फ जग्गा को सारी बात बता देती है। जल्द ही जग्गा अपने तिक्रम दिमाग से जान जाता है कि उसके उस हवेली के अंदर, उस हवेली के एक कमरे में पूरा कमरा पैसे से भरा हुआ है। वह अपने दोस्त दागा की मदद से हवेली में पैसों की चोरी करने के लिए जाता है। ये जग्गा क्यों यहाँ आया था? क्यों, साला है आपका? यहाँ आ नहीं सकता क्या? चोर डकैत किसी के सगे नहीं होते, समझी? मैं नहीं चाहता कि यहाँ आकर भी चोरी डकैती करे। भाई जग्गा, पक्का पता है ना कि इस घर में पैसों से भरा कमरा है? वो क्या है ना कि ये खंडहरनुमा हवेली से मेरे को डर लगता है। बोले तो मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अबे घोंचू, हैं? तू चोरी करता है लेकिन तुझे पुलिस से डर नहीं लगता, और जो दिखता नहीं उस भूत प्रेत से डर लगता है। देख जग्गा भाई, एक तो रात, ऊपर से खंडहर हवेली, डर तो दिल में बनता ही है ना मेरे भाई। एक काम कर, प्लान चेंज कर, कल दिन में आकर अपन चोरी करेगा। अबे घोंचू, हैं? दिन में सभी जागे होंगे, तू चोरी का प्लान बना रहा है या पिटवाने का?
ठीक है भाई, अब ऐसा कर, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे को अभी भी डर लग रहा है। सुना है इस खंडहर हवेली में रात में भानुमति की माँ भूतनी बन के घूमती है। हाँ। दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी डागा का शर्ट पीछे से एक कील में फंस जाता है। डागा को लगता है कि उसे भूतनी ने पकड़ लिया है। जग्गा, मेरे पीछे देख, पीछे पीछे कोई है जिसने हमें पकड़ लिया है। अबे डागा, तेरे पीछे कोई नहीं है। तू अपने मन से भूतनी का भ्रम निकाल दे और चुपचाप मेरे साथ चल। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। बाप रे, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। डागा जोर लगाकर भागता है। उसकी शर्ट कील में लगने की वजह से फट जाती है। अबे क्या हुआ? चिल्लाया जा रहा है। हम चोरी करने आए हैं, चौकीदारी नहीं कि जागते रहो चिल्लाना शुरू कर दिया। मरवाएगा क्या है? एक बार बोल दिया कि पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम डरे जा रहे हो। भाई भूत है भाई, कोई आदमी नहीं जो तुझे दिखाई देगा। ये देख, मेरी शर्ट पीछे से फट गई है। अरे ये तो जग्गा और डागा की आवाजें हैं। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। नानी का भूत डागा को डराना शुरू कर देती है। भाई उधर देखो, ठक ठक की आवाज करते करते कोई आ रहा है। जान बची तो लाखों पाए। भाई वो खजाना तू ही संभाल, मैं तो चला। कौन है वहाँ पर? चोर चोर पकड़ो। भानुमति की जोर जोर से चिल्लाहट की आवाज सुन जग्गा और डागा दोनों सरपाव लेकर भागने लगते हैं। लेकिन जगदेव द्वारा बुलाए गए पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अदालत हवेली में मिली संपत्ति को पुश्तैनी करार देती है। अब राजू और रंजू पढ़ने के लिए शहर से हटकर राज्य के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं।